गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं बहुत पास आ रही हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर देखें, क्योंकि इसमें हम लोग बताएंगे कि ये जो बचे हुए दिन हैं, 16 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हैं, उस बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं, और विभिन्न विषय, हिंदी, सामाजिक विषय, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए कुछ टिप्स दिए हुए हैं इस वीडियो में आगे। तो इनको ज़रूर देखें और थोड़ा अमल में लाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है आप लोगों को, तो अपने विषय अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है 9598893358। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं आगे किस तरह से करना है। तो हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। जो माध्यमिक परीक्षा शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है आधिकारिक upmsp.edu.in, इस पर आप लोग जाओगे तो पाठ्यक्रम और मॉडल प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन बचे हुए दिनों में उनका थोड़ा सा अध्ययन कर लें। अपनी खुद की आप समय सारणी बनाएं, खुद का टाइम टेबल बनाएं, किसी की कॉपी मत करें, किसी की नकल मत करें कि अरे वो इतने बजे उठता है और इतने घंटे पढ़ता है। नहीं, आप स्वयं की बनाएं, अपनी क्षमता के अनुसार बनाएं और उसको फॉलो करें। ठीक है, ऐसा करें कि कोई भी जो आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वो रिवीजन हो सके। अगर कोई भी टॉपिक या उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं हो रही है, तो आप अपने विषय अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं, विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बार बार रिवाइज अवश्य करें, बार बार रिवाइज अवश्य करें। और कुछ मॉडल प्रश्न पत्र मिले हैं जो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उनको निर्धारित समय पर हल करने का प्रयास ज़रूर करें। इसके अलावा मोबाइल का प्रयोग आप करते ही होंगे, तो दीक्षा ऐप और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो यूट्यूब चैनल है ई ज्ञान गंगा, उस पर हर विषय के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। जो पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। जो पेपर आपका है वो 2 खंड में होगा, एक बहुविकल्पी प्रश्न होगा और दूसरा वर्णनात्मक प्रश्न होगा। जो ये नया सिस्टम आपकी चालू किया गया है, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनके आंसर आपको ओएमआर शीट एक मिलेगी, वहाँ पे देने होंगे। और आपकी जो कॉपी होगी उस पर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओएमआर शीट को तभी आप भरें जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ ये आंसर सही है, क्योंकि उसमें ओवर राइटिंग या कटिंग ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा तो उसको चेक नहीं किया जाएगा, उस पर कोई भी अंक नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। तो जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि आपका ये आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, जो भी है, जब तक श्योर ना हो जाए तब तक उसको फिल ना करें। सबसे पहले आप पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ लें। आपको पता ही है कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, तो अच्छी तरीके से पढ़ लें, निर्देशों को समझ लें, उसके बाद ही आप उत्तर लिखना प्रारंभ करें। जब आप उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे, तो जो प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या दी गई है आप उसी को ही लिखेंगे। अब जो आपका पेपर है कई सारे खंडों में होगा, खंड का, खंड गा, खंड खा, इस तरीके से। तो उनको खंडवार उत्तर ही लिखना है। यानी खंड का आपने चालू किया तो उसमें अगर 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तो उसी खंड के क्वेश्चन आप एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले का कर लिया, उसके 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर खा के 2 क्वेश्चन कर लिए। नहीं, ऐसा नहीं। एक खंड को आप पूरा कंप्लीट करेंगे और खंडवार उत्तर ही उनके लिखेंगे। जिसके उत्तर स्पष्ट हो उनको पहले हल कर लें और समय को अपना नष्ट ना करें। जैसे आपने देख लिया कि हाँ ये क्वेश्चन आता है तो आपने उसको कर लिया, बाकी के लिए आपने जगह छोड़ दी। पूरा काम स्वच्छता और स्पष्टता से ही होना चाहिए। कहीं भी कटिंग वगैरह कोशिश करें कि कम से कम हो। जब पूरा आपने हल कर लिया हो तो सुनिश्चित हो जाएं कि जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए थे कि हाँ इतने करने हैं, 10 में से 9 करने हैं, 8 करने हैं या 10 करने हैं, तो वो आपने सारे सॉल्व कर लिए हैं या नहीं कर लिए, इसका ज़रूर आपको ध्यान देना है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग विषयवार देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को पेपर में ध्यान देना है और तैयारी अपनी कैसे विषयवार करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा हिंदी के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत आपको गद्य, पद्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य और निबंध, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। अगर आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी सफलता, तो समय का उचित प्रबंधन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये जो टॉपिक्स डिवाइड हैं, गद्य, पद्य, संस्कृत खंड आदि, इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरीके से एकाग्रता पूर्वक कर लीजिए और समझ कर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप रटें, कितना रटोगे।
है ना, तो रट तो नहीं पाओगे। तो इसको आप भली भांति समझ कर पढ़िए। ठीक। काव्य के बारे में बात करते हैं तो अगर हम काव्य खंड का अध्ययन करते हैं तो जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, यानी कि 3 चीजों पे ध्यान देना है, रस, छंद और अलंकार। ठीक है। जब काव्य सौंदर्य के तत्व लिखे जाएंगे तो इनको आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। परिभाषा इनकी, उदाहरण, रस, छंद, अलंकार, आपका कोर्स काफ़ी कम हो गया है। विभिन्न तरीके के जो तमाम रस होते थे, छंद होते थे, अलंकार होते थे, वो सब ना होके एक निश्चित 2 या 3 तरीके के रस, छंद, अलंकार ही आपके पूछे जाते हैं। तो उनको परिभाषा, उदाहरण अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए। मान के चलिए कि जो पेपर का स्तर रहता है वो सामान्य से कठिन की ओर चलता है। ठीक है। तो आपको अधिक से अधिक परिभाषा, अधिक से अधिक उदाहरण आपको अपने दिमाग में रखने होंगे और परिभाषा को एकदम समझना होगा। गद्य के अंतर्गत जो लेखक हैं उनकी रचनाओं को पढ़ते समय आप जब रचनाएं पढ़ें, प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें। ऐसा नहीं कि आप उसको रट रहे हैं, जो मूल भाव है उसको आप समझें। सारांश, उद्देश्य, भाषा शैली, ये सब अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयास करें। प्रयास करें कि आप रोज 1 या 2 पेजेस इसको ज़रूर लिखें। जो शब्द रचना के तत्व हैं, जैसे उपसर्ग हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम हो गया, इनके नियम परिभाषाओं को कर लीजिए। और विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका अच्छे से अध्ययन करिए, बार बार रिवाइज कीजिए और अभ्यास करते रहिए। और कोशिश ये कीजिए कि जो व्याकरण और वर्तनी संबंधी अशुद्धि हैं वो आपसे ना होने पाए। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि पूर्वगत वर्ष में जो प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र हैं, उनको आप हल करने का प्रयास करें, निर्धारित समय में करने का प्रयास करें। वही चीज़ है, प्रश्न पत्र को पहले पढ़ लें, निर्देशों को पढ़ लें, फिर उत्तर लिखना चालू करें। वर्णनात्मक जो प्रश्न हैं उनके उत्तर स्पष्ट और तथ्यपरक होने चाहिए, यानी लाइन से भटकना नहीं है आपको, पूछा कुछ और जा रहा है, लिख कुछ और है, ऐसा नहीं। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी में क्या रहता है, जो व्याकरण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं वो बिल्कुल भी ना होने पाए, बिल्कुल भी ना होने पाए। उत्तर लिखते समय अंक, मान लीजिए 5 अंक का क्वेश्चन है और एक 8 अंक का क्वेश्चन, तो ऐसा ना हो कि 5 अंक के क्वेश्चन में आपने 5 पन्ने भर दिए और 8 अंक के क्वेश्चन में आप 4 ही भर पाए। ठीक है। तो अंक के अनुसार आप शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। तो ये था हिंदी के बारे में। और थोड़ा सा देख लेते हैं अपने जो उत्तर है उसको सबसे अलग कैसे बनाएंगे। जीवन परिचय जरूर आता है, लेखक और कवि का जीवन परिचय जरूर आता है, तो उसको लिखते समय हमको फ्लो चार्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कबीरदास जैसे हो गए तो एक फ्लो चार्ट इस तरह का हमने बना लिया। कबीरदास लिख दिया, उनका जन्म स्थान, माता पिता, भाषा शैली, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट लिख दिया। उसके बाद हमने इसके बाद इनके बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया। पैराग्राफ पे जो आधारित क्वेश्चंस हैं उनको हल करने से पहले आप प्रश्न को पहले पढ़ लें। जो तरीका होता है, जो नीचे प्रश्न है आप उनको पढ़ लिए, उसके बाद पैराग्राफ को 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 1 से अधिक बार पढ़ें। ठीक है। तो आपको प्रश्न के उत्तर आसानी से मिलने लगेंगे। और व्याकरण के नियमों, विराम चिन्हों, जैसे अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, इनका सावधानी पूर्वक पालन करना है आपको जब आप आंसर लिख रहे हैं। निबंध, जो स्कोरिंग मार्क्स होते हैं जिसमें, तो इसको लिखने के लिए कुछ बिंदुओं में आप विभाजित कर लो पहले ही, जो आप चाहते हो लिखना। आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसको लिखने के लिए आप उसको बिंदुओं में विभाजित कर लिए, जैसे प्रस्तावना हो गया, विषय विस्तार हो गया, उपसंहार हो गया, आदि आदि। जब हम निबंध लिखेंगे तो विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय, शब्द सीमा, इन सब का जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो कि लाइन से भटकते रहें, पहली लाइन का दूसरी लाइन से कहीं ना कहीं रिलेशन होना चाहिए। संस्कृत खंड पे आधारित जो अवतरण है उसका हिंदी अनुवाद आपको करना होता है और पूरे पूरे अंक मिलते हैं। तो स्वच्छ, स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में ही इसको लिखिए। खंड काव्य का एक प्रश्न आता है, अवश्य आता है। तो आपके यहाँ जो भी खंड काव्य चल रहा है, आपके जिले में जो भी खंड काव्य चल रहा है, उसके अनुसार ही आपको उसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ऐसा ना हो कि किसी और जिले का हो जहाँ जवाहर नवोदय या इस तरह से चलता हो, वो ना हो। अब मुक्तिदूत है तो मुक्तिदूत पर ही आधारित क्वेश्चन लिखने हैं, या जो भी आपके जिले में चलते हैं खंड काव्य। तो ये था हिंदी के विषय में। अब प्यारे बच्चों, हम लोग सामाजिक विषय के बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक विषय के अंतर्गत 4 होते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है। इनका समावेश होता है। जो प्रत्येक विषय होता है उसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का हमको भली भांति अध्ययन कर लेना है। वही चीज़ जो हम अभी तक कहते हैं कि बार बार रिवीजन, पुनरावृत्ति बार बार करें। ठीक है।
और जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक? उसको ज़रूर आप पढ़ें, उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। जो आपका टॉपिक है, ठीक है, उसको जब आप रिवाइज कर रहे हो तो कुछ की पॉइंट्स ज़रूर बनाते चलें, है ना? अभ्यास पुस्तिका जो अब अपनी है, रफ बुक है, उस पे कुछ की पॉइंट्स, मुख्य बिंदुओं को ज़रूर नोट करें और परीक्षा के समय इन्हीं को दोहराएं, ठीक है? आरेख, चित्र, ग्राफ, है ना, जो भी चीज़ें हैं इनका भली भांति अध्ययन कर लें और उत्तर लिखते समय इनका प्रयोग ज़रूर करें। चित्र का ज़रूर प्रयोग करें, आरेख का ज़रूर प्रयोग करें, ग्राफ का ज़रूर प्रयोग करें। सामाजिक विषय में ये सारे प्रयोग आपको अच्छे अंक दिलाते हैं। जैसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं, है ना, तो उससे संबंधित मुख्य जो बिंदु हो गए उनको आप लिखिए और उनको लिखकर प्रयास कीजिए याद करने का। अर्थशास्त्र और भूगोल विषय के जो आंकड़े होते हैं, क्योंकि आंकड़ों पर ही डिपेंड है ना, तो इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उस समय इनका प्रयोग जरूर कीजिए। इतिहास एवं भूगोल विषय में मानचित्र अवश्य आता है, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये आपको अच्छे खासे नंबर दिलाता है। हाँ, और भूगोल का जब आप मानचित्र हल कर रहे होगे तो कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे पहाड़ का हो गया, नदी का हो गया, इस तरह के चिन्ह वहाँ पे दिए होते हैं, तो उनका प्रयोग आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, है ना, तो हम फ्लो चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बताइए, वर्णात्मक में दीर्घ उत्तरीय में आ गया, तो वहाँ पे हमने ये एक फ्लो चार्ट बना दिया है। क्या किया, ऐसे ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। आप जानते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं। प्राथमिक में कृषि क्षेत्र होता है, कृषि, मत्स्य पालन, खनन। द्वितीयक में आपके विनिर्माण आ जाएंगे, तृतीयक में सेवा क्षेत्र। तो इस तरीके से बॉक्स बनाकर, जैसे इस चित्र में दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप इसको करके कर सकते हैं। जो भी चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, आंकड़े हैं, इनका प्रयोग ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शब्द सीमा का ध्यान रखें। इससे आप पूरा पेपर भी कर लेंगे और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। अब बात करते हैं विज्ञान विषय की। तो परीक्षा से पहले हम जो विज्ञान का है, क्योंकि विज्ञान में थोड़ा सा टॉपिक भले ही कम है लेकिन समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो समय सारणी एक कायदे की बनाएं जो विज्ञान विषय को ज़्यादा समय देते हुए हो। जो हमारी वेबसाइट अभी जो मैंने आपको बताई, upmsp.edu.in, या फिर मुझे संपर्क करके जो लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र हैं, मॉडल प्रश्न पत्र हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनका पैटर्न समझ सकते हैं, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, ठीक? हर टॉपिक को पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिंदुवार नोट्स बनाइए। जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको सूचीबद्ध कीजिए, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको सूचीबद्ध कीजिए। रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती हैं, इक्वेशंस होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशन पे डिपेंड है सारा, तो उनको अलग से लिखिए और बैलेंस्ड इक्वेशन ही वहाँ पर शो कीजिए। फ्लो चार्ट बना के, बायो में फ्लो चार्ट बनाकर आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने पौधों का लैंगिक जनन के बारे में बात किया, तो विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कार्य प्रवर्धन और बीजाणु समासन, इस तरीके से ये डिवाइड होता है और किसमें ये चीज़ें होती हैं, उसके एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना लोगे। श्वसन संबंधी जो क्रिया है उसका चार्ट बना लोगे। हृदय की जो क्रियाविधि आदि है या चित्र है उनको बना लेंगे, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। चित्रों का ज़रूर अभ्यास कीजिए बायो के लिए, वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। भौतिक विज्ञान से संबंधित जो प्रकरण हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं उनकी एक सूची बना लीजिए और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बड़े क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल लग के ज़रूर से ज़रूर आता है। वर्गीकरण से संबंधित जो बायो में है, वर्गीकरण से संबंधित उसको चार्ट के माध्यम से याद कीजिए, चित्र से समझने का प्रयास कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तथ्यों को रटें मत, सिर्फ समझें। परीक्षा कक्ष में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम लोग कि क्या साइंस का पेपर जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो वही कि ध्यान से पढ़ना है। जो खंडवार हैं, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस तरीके से खंड डिवाइड होंगे, तो आपको खंडवार ही हल करना है। जब न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर्मूले, जो उनकी यूनिट है, जो उनका सिंबल है, वो ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी होता है बच्चे सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में उसका यूनिट नहीं लिखते, मात्रक नहीं लिखते, तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो। जब आप रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो ध्यान दें कि बैलेंस इक्वेशन लिखें। अगर उसमें
ये शो हो रहा हो कि हाँ इतने टेम्परेचर पे इतने प्रेशर पर ये इक्वेशन हो रही है, जैसे N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, तो बैलेंस है कि नहीं है ये हमने चेक कर लिया। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो यहाँ पे हमने जरूर लिख लिया। गर्म करने पे है, ठंडा करने पे है, तो डेल्टा आदि के साइन लगा दिया। अगर कोई भी उत्प्रेरक वगैरह का प्रयोग हो रहा है तो उसको भी मेंशन कर दिया। ठीक है, सुंदर लेख होना चाहिए, सुस्पष्ट लेख होना चाहिए। आप जब शीर्षक को लिखेंगे यानी कि हेडिंग डालेंगे तो काले पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, नीले। और कोशिश कीजिए कि स्केच पेन का करें जो थोड़ा सा मोटा हो, थोड़ा सा मोटा पेन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। स्केच पेन जो होते हैं वो थोड़े से, जो आप जो रेगुलर लिख रहे हो उससे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ऐसे पेन का प्रयोग करें। चित्र अगर आप बना रहे हैं तो नामांकन जरूर करें। पेंसिल से चित्र बनाइए, कुछ रंगीन पेंसिल ले जाइए और उनको रंगीन पेंसिल से उनका नामांकन कर दीजिए। कि जैसे मान लीजिए आपने प्रिज्म का यहाँ पे बनाया, तो ये शीर्ष हो गया, तो इसको अलग पेंसिल से लिख दिया, इसको अलग पेंसिल से लिख दिया। बायो के चित्र में अलग अलग पेंसिल का प्रयोग कर लिया। पहले सरल क्वेश्चन करेंगे, फिर कठिन, ये तो सभी जानते हैं। समय का जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि लास्ट में आपके पास समय कम पड़ जाए। प्रकार जो भी प्रश्न के हैं उन्हीं के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। फ्लो चार्ट ज़रूर से ज़रूर लिखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अंत में हमको देख जरूर लेना है कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। गणित के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो गणित है, अमूमन स्टूडेंट्स जो होते हैं इसको ज़्यादा टफ मानते हैं, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए तो गणित से इजी कुछ भी नहीं है। तो जैसे अब जो कुछ दिन बचे हैं पेपर के आपके गणित में होने में, तो कई टॉपिक्स होते हैं, तो उन टॉपिक में आप जो बचे हुए दिन हैं उनको डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लिया आपने टिग्नोमेट्री आपको ज़्यादा कठिन लगती तो कहा कि भाई हम 5 दिन में टिग्नोमेट्री अपनी ख़त्म कर लेंगे, या रचना के लिए एक दिन में हम सारी रचनाएं जितनी हैं वो सब कर लेंगे। तो जो भी कठिन टॉपिक है उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। ठीक है, और जो हल्के टॉपिक हैं जो आपको आते हैं उनके लिए तो आप दे ही चुके। अध्यायवार आप सूत्रों की एक सूची बना लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं उनको, और निर्देशांक ज्यामिति आदि में जो भी फॉर्मूले होते हैं उनकी एक सूची बना लीजिए। और चाहे तो आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पर उनको चिपका लीजिए। आते जाते निकलते बैठते सामने वो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन 2-4 दिनों में वो आपको रटे जाएंगे। ठीक है, नियम और जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे हम लोग रचनाएं करते हैं या फिर प्रमेय वगैरह हल करते हैं, तो उनको एक साथ नोट कर लें, है ना। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगी। जो सरल टॉपिक है उनको आप पहले ही तैयार कर लीजिए, जिससे आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई इतना हमको तैयार हो गया। ठीक, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल्स ज़रूर देखें और लगातार प्रश्नों को हल करें। जो ज्यामिति के क्वेश्चन हम लोग करेंगे यानी जो रचनाएं बनाएंगे, तो याद रखिएगा जो पेंसिल है वो हमारी नुकीली होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को देखना होता है। तो ऐसा ना हो कि मोटी पेंसिल हो जाए और 5.7 आपने तो नाप के बनाया और नापा जाए तो 5.8 आ जाए। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान देना है। जो भी रचनाएं आप कर रहे हैं उनको बिंदुवार लिखिए। जिस तरीके से आप कर रहे हैं चरणबद्ध, वो पूरा चरणबद्ध तरीका उसमें लिखिए आप। जो सर्व समीकरणें होती हैं उनको आप लिख कर याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड ऑल दैट, ये सब आप लिख कर याद कर लीजिए। ऊंचाई और दूरी के जो सवाल हैं, तो याद रखिए ऊंचाई और दूरी के सवाल में चित्र अवश्य बनेगा। अगर आप चित्र बना लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं, तो चित्र के आधार पर भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। जिन टॉपिक के लिए अधिक अंक निर्धारित हैं उनको जरूर पढ़िए। जैसे रचना के लिए ज़्यादा अंक हैं, या जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस में आते हैं, टिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ज़्यादा उन पर फोकस कीजिए। हल करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि जो प्रश्न है वो आप सही सही उतार रहे हैं, कि मतलब जो उसमें पूछा गया उसी का आंसर दे रहे हैं। ऐसा तो ना हो कि क्वेश्चन में जो संख्या है वो आप गलत लिख लें, आप दूसरे की देख लें, दूसरे क्वेश्चन की संख्या देख लें, तो आपका आंसर तो गलत आ जाएगा ना, है ना। प्रश्नों को हल करने में जितने भी स्टेप्स हैं आप जरूर लिखिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, तो आपको स्टेप पे भी नंबर ज़रूर मिलते हैं। चित्र अगर ज़रूरत हो रही हो, ग्राफ की ज़रूरत हो रही हो, तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें। याद रखिए आपको दोनों तरफ लिखना है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं भाई गणित का पेपर हम एक तरफ लिखेंगे एक तरफ रफ, ऐसा नहीं, आपको दोनों तरफ लिखना है।
आपको अगर रफ काम करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये पूरा पेज है, तो अब यहाँ पे एक हाशिया छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो आप रफ काम, यहाँ पे आप रफ कर सकते हैं। या फिर कॉपी का एक पेज पूरा ले लीजिए, कोई भी पीछे वाला कोई भी एक पेज बना लीजिए और उसमें ऊपर ऊपर मोटा मोटा लिख दिए रफ, और यहाँ पे सारे रफ हो गए। और जब पूरा काम हो जाए तो उस पेज को ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लास्ट, इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कुछ यूज़फुल टिप्स हैं, जैसे रीडिंग। तो जब आप जो आपकी वर्कबुक है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, तो उसको आप रिवाइज करते जाइए, है ना। आपको ये बहुत ही हेल्प करेगी। जो आप अनसीन पैसेजेस जब आते हैं तो उनको सॉल्व करने में, उनकी प्रैक्टिस में ये बहुत आपको हेल्प करेगी। जो भी पैसेज हो तो वही तरीका जो हिंदी में अपनाते हैं, पहले क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया एक बार, उसके बाद आप पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ें केयरफुली, आपको अपने आप आंसर निकलता चला आएगा। ठीक, क्वेश्चंस को पढ़िए। तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आपने पहले पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर पैसेज पढ़ लिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप अंडरलाइनिंग जो की सेंटेंसेस हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाएं तो जो आंसर है वो आपको बहुत जल्दी लोकेट हो जाएगा। और आंसर आप अपने वर्ड्स में ही लिखें, राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स ओनली। और कभी भी इररिलेवेंट स्टफ आप ना कीजिए, ऐसी कोई भी चीज़ उसमें ना लिखिए जो उससे संबंधित है ही नहीं। जो आपकी राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर होना चाहिए। ये जैसे ए बनाते हैं तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। कुछ किताबों में ऐसे बना होता है, जो बुक्स में होता है, तो ऐसा नहीं कि हम इसको बनाने लगेंगे उसमें। ठीक है, तो जो प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर है वो प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, जो लेटर्स हम यूज़ करते हैं उनका। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशंस आएंगी और लेटर्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात करिए, जो एप्लीकेशन आएंगे, लेटर आएंगे, तो उनका जो फॉर्मेट होता है प्रॉपर, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, इस तरीके से जो फॉर्मेट आपके सर ने या मैम ने लिखवाया होगा उसी फॉर्मेट पर ही हमको रहना है। ठीक, इससे संबंधित वीडियो आप दीक्षा पोर्टल पे भी देख सकते हैं, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रामर की अगर हम बात कर लें तो पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, इन सब का जो भी रूल्स होते हैं, तो एक चार्ट और टेबल आप एक तैयार कर लीजिए, जो हमेशा आपके काम आएगी, अभी नहीं आगे कंपटीशन में भी काम आएगा। तो उसको एक बना लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए, और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने कीजिए। अपनी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में जो एक्सरसाइजेस दी हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। लिटरेचर में अगर बात करें तो जो नेम्स ऑफ द लेसन और राइटर्स हैं वो आप ज़रूर याद कीजिए कि हाँ ये जो लेसन है इस राइटर ने लिखा हुआ है। और विशेष रूप से उनकी स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इंग्लिश राइटर्स होते हैं तो हम प्रोनाउंशिएट कुछ और करते हैं, स्पेलिंग उनकी कुछ और होती है, तो स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान देना है। जो हमारे आंसर हैं उनको की पॉइंट से आप याद रखेंगे, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके की पॉइंट निकालिए, अलग अलग की पॉइंट नोट कर लिए, और फिर उन की पॉइंट्स को अपने वर्ड में आपने डिस्क्राइब कर दिया तो आपका अच्छा आंसर निकल आएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है जो लेंचोस का करेक्टर स्केच है, ठीक, तो आप उसका जो करेक्टर से आप लेंचो को लिखेंगे तो कीवर्ड्स, कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे वो हार्ड वर्किंग था, फर्म बिलीवर, जो गॉड में बिलीव करता था, वाइज था, ऑप्टिमिस्ट था, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा जब आप उसका करेक्टर स्केच लिखने जाओगे, तो मेन पॉइंट्स ये रहेंगे। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो की पॉइंट्स को, एक बॉक्स बना लो इस तरीके से कि लेंचोस क्वालिटीज़, हार्ड वर्किंग, ये, ठीक, इस तरीके से हो गया। अब इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा आपका आंसर हो जाएगा और हट के आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस होते हैं, थिंक ओवर क्वेश्चन लाइक गिविंग अ डिफरेंट एंडिंग टू ए स्टोरी, इमेजिनिंग एन इंसिडेंट फ्रॉम समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू, और राइटिंग योर ओन वेज ऑन ए गिवन इंसिडेंट। ठीक, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो इनका जो कि थॉट्स हैं वो ज़रूर अपनी कॉपी में लिखिए, और एग्ज़ाम के समय उसको ज़रूर रिवाइज कीजिए। तो आपको जो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो उनको हैंडल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और वही चीज़ जो वर्ड लिमिट है, जो प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट है, उसको ज़रूर ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, ये हर विषय से संबंधित कुछ की पॉइंट्स थे कि आपको पेपर के समय क्या करना है, पेपर के पहले क्या करना है, इन बचे हुए दिनों में क्या करना है।
इनको ज़रूर ध्यान रखें, अपने बचे हुए दिनों का सदुपयोग करें, सोशल मीडिया आदि से जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाएं। मोबाइल का प्रयोग यथासंभव तभी करें जब आप बहुत आवश्यक समझें। हर चीज़ को नोट्स बनाएं, उसको कायदे से रिवाइज करें और इस तरीके से आप परीक्षा अपनी देने जाएंगे तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरिट लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा जो आने वाली है 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुड बाय।